डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का 2 अंक वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो में हम जितने भी पूरे किताब में 2 अंक वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी को हम पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको कुछ डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। हम क्वेश्चन को आंसर शीट आपको बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, इसमें पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो देखिए, निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है। वह पुष्प के शेष भाग से अंग से जो होते हैं झड़ जाते, जो पुष्प का और भाग होता है वो झड़ जाता है। ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं। लेकिन यदि फल का विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है तो ऐसे फल को आभासी फल कहते हैं। इसमें प्रमुख रूप से पुष्पासन भाग फल की रचना करता है। जो पुष्पासन भाग होता है वो फल की रचना करता है आभासी फल में। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, जब किसी एक बीज के जब किसी एक बीज से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, जब किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, एक बीज है उसमें उसमें क्या हो, एक से अधिक उसमें भ्रूण विकसित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश की उपस्थिति के कारण होता है, जैसे कि पाइनस और संतरा में। इसमें क्या होता है, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, यानी एक ही बीज से एक से अधिक पौधे उग जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए हमारा क्या है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं तथा भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से निषेचित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन होता है। इस प्रक्रिया को ही दोहरा निषेचन या फिर द्विनिषेचन कहते हैं। तो ये होता है दोहरा निषेचन। अब आगे देखिए हमारा आ गया अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि आवर्त चक्र क्या है, आवर्त चक्र का कौन सा हार्मोन से नियमन करता है। देखिए, मादाओं यानी मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है। 28 दिन पे अंडाणु निर्माण होता है, बाकी पुराना अंडाणु खराब हो जाता है, जिसे आवर्त चक्र या फिर मासिक चक्र या फिर ऋतुस्राव कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ यानी शुरू हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म होता है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। आवर्त चक्र का नियमन करने वाले हार्मोन्स होते हैं LH तथा FSH हार्मोन्स। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि अपरा क्या है, इसके मुख्य कार्य लिखिए। तो देखिए उत्तर, वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषण तत्व पहुंचता है और भ्रूण वृद्धि करता है, उस अंग को अपरा या फिर प्लेसेंटा कहते हैं। अपरा क्या होता है, अपरा वह गर्भाशय में स्थित होता है जिससे क्या होता है, भ्रूण को शरीर में पोषण मिलता है। माता की रक्त से, जो माता का खून होता है उससे क्या होता है, अपरा पोषण प्रदान करके भ्रूण को पोषण देता है और उसको वृद्धि करता है उसमें, जिससे उस वृद्धि में वह सक्षम होता है। अब देखिए अपरा के कार्य, देखिए नंबर का,
इसके द्वारा भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होता है। दूसरा, इसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण से रुधिर में पहुंचता है। तीसरा है, अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु के जन्म में सहायक होते हैं। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सीय संगर्भता समापन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें गर्भ अवधि पूर्ण होने से पहले ही गर्भपात करा दिया जाता है। यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित होती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बलात्कार एवं असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहे गर्भ, शिशु और जन्मजात रोग आदि दशाओं में गर्भ समापन करना होता है। लेकिन आज के समय में इसका दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या में किया जाता है, जिसे सरकार ने गैर कानूनी बताते हुए इस पर रोक लगाने का कानून बनाया है। देखिए क्या होता है चिकित्सीय गर्भ संगर्भता समापन। देखिए एक ये होता है कि पहले ही डॉक्टर द्वारा आप चेक करा के पता कर सकते हैं कि लड़का होगी या लड़की होगा, भ्रूण जो है लड़का है या लड़की, नर है या मादा है। तो ये किस लिए होता था, जैसे कि कोई गर्भधारण नहीं करना चाहता है, गलती से गर्भधारण हो गया, तो इसके लिए सब बना था। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, इसमें लोग पहले ही मालूम कर लेते हैं कि लड़का होगी या लड़की होगा। अगर लड़की होगी तो लोग पहले ही उसे गर्भपात करते गर्भ में ही मरवा डालते हैं। तो यह गैर कानूनी, इसलिए से सरकार इस पर रोक लगा दी है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। उलवेदन या फिर एमनियोसेंटेटिस पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, यह एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग करके गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्र असमानता तथा अन्य अव्यवस्था की जानकारी के लिए किया जाता है। इसमें गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है तथा इस द्रव का नमूना लेकर इसमें गुणसूत्र की असमानताओं का निरीक्षण किया जाता है। लेकिन इसके द्वारा लिंग की भी जांच की जाती है। यही कारण है कि आजकल इस तकनीकी का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा है। भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए देखिए ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो उत्तर देखिए, मधुमक्खियों में 3 प्रकार की मधुमक्खी होती हैं। जो मधुमक्खियां होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 रानी मधुमक्खी, दूसरा है श्रमिक मधुमक्खी और तीसरा है नर या फिर ड्रोन मधुमक्खी। तो देखिए, रानी मधुमक्खी का विकास निषेचित अंडे से होता है और श्रमिक मधुमक्खी का विकास भी निषेचित अंडे से होता है, जबकि नर मधुमक्खी का विकास अनिषेचित अंडे से होता है। और रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम सिर्फ संतान उत्पन्न करना होता है, जबकि श्रमिक मधुमक्खी का काम फूलों से मधुर रस इकट्ठा करना होता है। श्रमिक मधुमक्खी में लैंगिक अंग अविकसित होते हैं, इसमें लैंगिक अंग नहीं होता जो श्रमिक मधुमक्खी होते हैं। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं। डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसे मंगोली जड़ता क्यों कहा जाता है। तो उत्तर देखिए, जब गुणसूत्र की संख्या में अनियमितता यानी नियम के अनुसार उनमें गुणसूत्र या घट जाएं या बढ़ जाएं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं यानी कि 46 गुणसूत्र। अगर उन गुणसूत्र की संख्या घट जाए या बढ़ जाए तो यह गुणसूत्र की संख्या में अनियमितता होते हैं, अर्थात गुणसूत्र की संख्या 46 के बजाय 47 हो जाए तो इसके कारण उत्पन्न होने वाले रोग डाउन सिंड्रोम कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति का सिर गोल होता है, होंठ नीचे की ओर लटका हुआ, त्वचा खुरदरी, आंखें तिरछी तथा मुंह हर समय खुला रहता है। ये मंदबुद्धि होते हैं तथा इस रोग से पीड़ित व्यक्ति मंगोली की भांति दिखाई देते हैं। इसी कारण इसे मंगोली जड़ता भी कहा जाता है। अब आगे देखिए
अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा किसी खूनी, बलात्कारी, अपराधी तथा पैतृक की जांच की जाती है। इस तकनीकी में व्यक्ति के डीएनए में पाए जाने वाले विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। इसे सर्वप्रथम अलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए व्यक्ति के रुधिर, लार, बाल, वीर्य, योनि द्रव या अन्य पदार्थ से डीएनए लेते हैं तथा इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं तथा उसमें समानता को देखते हैं। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि अवशेषी अंग क्या हैं? मनुष्य के किन्हीं दो अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। तो देखिए अवशेषी अंग क्या होते हैं। देखिए जीवधारी के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग जो जीवधारी द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अवशेषी अंग हो गए हैं एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। देखिए मनुष्य में पाए जाने वाले कुछ अवशेषी अंग इस प्रकार से हैं, जैसे कि कर्णपल्लव, पेशिया, शरीर का बाल, अक्ल दाढ़, कृमिरूप परिशेषिका। इनका कहने का मतलब है कि जिन चीज़ों का हम उपयोग नहीं करते वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। तो इसमें कहने का मतलब शरीर का बाल, जो है शरीर में बाल है वो कुछ दिन में विलुप्त हो जाएगा। और फिर क्या कर्णपल्लव, यहाँ पे जो आपके कान के बाहर जो लटका हुआ होता है कर्णपल्लव है, तो ये इसका कोई उपयोग नहीं है तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य में पहले पूंछ होते थे लेकिन मनुष्य पूंछ का उपयोग नहीं करता था तो इसलिए उसमें पूंछ विलुप्त हो गई। तो इसी प्रकार से इनके कहने का मतलब है ये सब अवशेषी अंग मान रहे हैं। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए मृत, निष्क्रिय या सूक्ष्म जीवों या उनके उत्पादों से बने पदार्थ अर्थात कि टीके को शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को ही टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे कि पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, चेचक आदि रोगाणुओं के विरुद्ध सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान करता है। टीका स्मृतिवीर तथा टी कोशिकाएं बनाते हैं जो रोगजनक को शीघ्र ही पहचान लेते हैं और प्रतिरक्षा बन जाते हैं, उन रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहल के कुप्रभाव का वर्णन कीजिए। तो देखिए अल्कोहल को अल्कोहल को सामान्य रूप से शराब या मदिरा के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मादक पेय पदार्थ है, नशीला पेय पदार्थ यानी पीने वाला पदार्थ है, जिसका उपयोग आज के समय में युवाओं में बहुत ही तेजी से हो रहा है। अल्कोहल के निम्नलिखित कुप्रभाव हैं। देखिए नंबर 1, इसके अत्यधिक सेवन से बेहोशी, कोमा या मृत्यु हो सकती है। दूसरा है अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से व्यक्ति बर्बरता तथा हिंसा रूप ले लेता है। धन की कमी होने के कारण व्यक्ति इसके सेवन के लिए चोरी का सहारा लेने लगता है। और चौथा है गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों में इसके उपयोग से गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इंटरफेरॉन क्या है, इसका महत्व समझाइए। तो देखिए इंटरफेरॉन कशेरुकी जंतुओं में विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को विषाणु से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। चूंकि इसके द्वारा अंतःकोशिकीय विषाणु के गुणन को रोका जाता है इसीलिए इसे इंटरफेरॉन कहा गया। इंटरफेरॉन विषाणु के केंद्रीय अम्ल संश्लेषक तंत्र को बाधित करता है किंतु ये किसी भी प्रकार कोशिका के उपापचय में कोई बाधा नहीं डालते हैं। ये होते हैं इंटरफेरॉन। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक किसे कहते हैं, किन्हीं दो प्रतिजैविक के नाम लिखिए।
तो देखिए, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए गए हुए रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं प्रतिजैविक कहलाते हैं। वर्तमान समय में लगभग से 7,000 प्रतिजैविकों की खोज हो चुकी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है यहाँ पे, ये देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस क्या है, बायोगैस के उपयोग लिखिए। तो देखिए बायोगैस क्या है। बायोगैस विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में मेथेन जो कि 50 से 70% की होती है मात्रा, यहाँ ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। बायोगैस का निर्माण मानव मल व पशुओं के गोबर से होता है, इसी कारण इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। अब देखिए बायोगैस का उपयोग, तो देखिए खाना पकाने में, आटा चक्की व अन्य मशीन चलाने में, प्रकाश उत्पन्न करने में और गैस के निर्माण के बाद बचे अपशिष्ट का उपयोग खाद्य के रूप में। इस प्रकार से इसके उपयोग होते हैं। बायोगैस जो सिलेंडर में भरा हुआ होता है, मेथेन गैस उसमें होता है 50 से 70% तक। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बीटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार की गई ऐसी फसल जिसमें बेसिलस थ्रिंजियसिस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है, उसे बीटी फसल कहते हैं। यह जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है। जब कोई कीट फसल को खाता है तो यह विष उसके आहार नाल में क्षतिग्रस्त कर देता है और यह कीट मर जाता है। यह फसल कीट प्रतिरोधी होता है, जैसे कि बीटी फसल और बीटी बैगन आदि। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जैविक खाद्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए जैविक खाद्य क्या है। देखिए, विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं। इन्हें ही जैव उर्वरक कहा जाता है। यह ऐसे सूक्ष्मजीवी होते हैं जो मृदा की उत्पादन शक्ति बढ़ाते हैं। ये फसलों को अकार्बनिक पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि राइजोबियम, नॉस्टाक, एनाबीना आदि। ये रासायनिक उर्वरक की तुलना में अत्यधिक उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक से सस्ते होते हैं तथा मृदा की उर्वरता शक्ति को नष्ट नहीं होने देते। जबकि रासायनिक उर्वरक के उपयोग से दिन प्रतिदिन मृदा बंजर हो रही है, साथ ही पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जो लोग रासायनिक दवाएं छिड़कते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, ये सभी रासायनिक खाद हैं, जैविक खाद हैं। अब देखिए ये सभी रासायनिक उर्वरक हैं। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि जैविक खाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अभी हमने इसको पढ़ा है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं, इनके प्रमुख गुण लिखिए। तो देखिए, किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है जो गुणसूत्र के डीएनए से अलग हो और स्वतंत्रता से अपने प्रतिरूप बना सके, उसे प्लाज्मिड कहते हैं। यह अधिकतर बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार दो रज्जु वाले डीएनए अणुओं के रूप में मिलते हैं। अब देखिए प्लाज्मिड के गुण क्या क्या हैं। यहाँ पे देखिए प्लाज्मिड के गुण। तो देखिए, इनमें स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है। दूसरा, ये स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। और तीसरा, इन पर प्रतिजैविक प्रतिरोध जीन्स स्थित होते हैं। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, पीसीआर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए पीसीआर क्या होता है। देखिए, पीसीआर एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कम समय में जीन की कई प्रकृतियां का संश्लेषण किया जाता है। इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण थैमल साइक्लर का उपयोग किया जाता है। पीसीआर चक्र में विशेष रूप से 3 चरण होते हैं। पहला होता है निष्क्रियकरण, दूसरा होता है तापानुशीलन और तीसरा होता है विस्तार। ये 3 चरण होते हैं किसमें, पीसीआर में। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन हमारा है कि बायोरिएक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, बायोरिएक्टर एक बड़े बर्तन के समान होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पादपों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं के संवर्धन से प्राप्त कच्चे पदार्थ को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों एवं एंजाइमों आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद की प्राप्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियों, ताप, पीएच मान, विटामिन, लवण या ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। बिडोलक हौज सर्वाधिक उपयोग में आने वाला बायोरिएक्टर है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि पारजीनी जंतु किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसे जंतु जिनके जीन में जीनी अभियांत्रिकी द्वारा फेरबदल करके एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है, उसे पारजीनी जंतु कहते हैं। यह जीन अपना लक्षण व्यक्त करता है तथा इससे एक नई प्रजाति का विकास होता है, जैसे कि डॉली भेड़, कागा गाय, मीरा बकरी आदि। इनका उपयोग समान शरीर की क्रियाविधि व विकास, रोगों का अध्ययन, जैविक उत्पाद एवं टीका आदि के लिए किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, जीन चिकित्सा के अंतर्गत मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन में बदला जाता है। जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया जा सकता है। इसमें रोगों के उपचार के लिए जीन्स को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति करके उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। जो चिकित्सा का पहला प्रयोग सन 1990 ईस्वी में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डायमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सहभोजिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, सहभोजिता क्या होता है। देखिए, दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे जीव को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो इस संबंध में सहभोजिता कहते हैं। जैसे कि आम के पेड़ पर आर्किड का पौधा जो होता है उसमें संबंध, जैसे कि आम के पेड़ पर जो गांव में कहते हैं बने का पौधा हो गया है, तो जो उन दोनों के बीच में क्या, ना उसे लाभ हो रहा है ना उसे, जिसकी जो आर्किड का पौधा है, जो बना का पौधा है, उसे तो लाभ हो रहा है क्योंकि वो आम के पेड़ उगा हुआ है, लेकिन आम को ना उससे हानि हो रही है ना कुछ लाभ हो रहा है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है कि परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, ऐसे जीव जो दूसरे जीव के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। परजीविता दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को हानि होता है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सहोपकारिता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, सहोपकारिता दो प्रजातियों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें दोनों जातियों को एक दूसरे के कारण लाभ होता है, क्योंकि दोनों जातियां एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, जैसे कि पादप शैवाल में संबंध। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिस्पर्धा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, जीवों के बीच स्थान, भोजन, जल, खनिज लवण तथा अन्य संसाधन के लिए जब संघर्ष होता है तो इस क्रिया को स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जब यह स्पर्धा एक ही जात के जीवों के बीच होती है तब इसे अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं तथा जब स्पर्धा विभिन्न जातियों के बीच में होती है तब इसे अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, किसी पारितंत्र में जीवों की वह श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा स्वयं अन्य जीवों के द्वारा खाया जाता है, इस श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के पोषक स्तर, ऊर्जा का प्रवाह एक निश्चित
दिशा में होता है। जैसे कि देखिए, जो मेढक है, मेढक कीड़े को खाता है और मेढक को साँप खाता है, साँप को बगुला खाता है और बगुले को जो सॉरी साँप को मोर खाता है और मोर को जानवर खाता है। इसी प्रकार से ये हो जाएगा खाद्य श्रृंखला, यानी एक जीव दूसरे जीव को खाता है और खुद दूसरे दूसरे जीव द्वारा खाया जाता है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है। तो देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य एक ऐसा स्थान होता है जहां पर वन्य जीव को संरक्षित रखा जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्देश्य केवल वन्य जीवन का संरक्षण करना होता है। इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व, लकड़ी काटने, पशुओं को चराने आदि की अनुमति नहीं दी जाती। इसकी स्थापना एवं नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार के अधीन होती है। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य इडुक्की अभ्यारण्य केरल में है और मालाबार अभ्यारण्य केरल में है, बोरी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में और गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है, घाना पश्चिम बिहार, राजस्थान आदि में है। इतने भारत में अभ्यारण्य हैं। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, रेड डाटा बुक क्या होता है। देखिए, IUCN द्वारा जारी की गई एक ऐसी किताब है जिसमें विलुप्त, संकटग्रस्त, दुर्लभ, अनाकालित जीव जातियों की सूचीबद्ध वर्णन किया गया है। उसे ही रेड डाटा बुक कहते हैं। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। रेड डाटा बुक की सहायता से हमें संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से उपलब्ध की जाती है। इस जानकारी की सहायता से हम उन संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास कर सकते हैं और उन्हें विलुप्त होने से बचा सकते हैं। संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत निम्नलिखित जीव जैसे कि एक सींग वाला गैंडा, कस्तूरी हिरन, बाघ, बब्बर शेर आदि। देखिए, रेड डाटा बुक क्या होता है। इसमें यह एक ऐसा बुक है जिसमें जो पक्षी, पशु, पेड़ पौधे जितने भी चीज़ें जो विलुप्त हो चुके हैं और विलुप्त होने की कगार पर हैं, उन सब का लेखा जोखा इसमें किया गया है। ये रेड डाटा बुक। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारण लिखिए। तो देखिए, नंबर 1 है अंधाधुंध वनों की कटाई। दूसरा है गैर कानूनी रूप से वन्य प्राणियों का शिकार। तीसरा है मानव की क्रियाओं, भूलवश या जानबूझकर वनों के लगाई गई आग। और चौथा है प्रदूषण। तो ये जैव विविधता को हानि पहुंचाने वाले प्रमुख कारण। दोस्तों, इसी प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 बायोलॉजी के 2 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो अगर आप इसी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।